नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम डेटा स्टोरेज की एक बहुत ही कमाल की टाइम ट्रैवलिंग यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, इंसान हमेशा से जानकारी को सहेजने के तरीके ढूंढता रहा है ना? लेकिन आज के इस तेज तर्रार डिजिटल युग में ये सिर्फ जानकारी रखने की बात नहीं है, ये पूरी तरह से एक आर्ट और साइंस बन चुका है। तो आज हम मैग्नेटिक टेप के उन भारी भरकम दिनों से लेकर सीधा 2026 के इस अल्ट्रा मॉडर्न डेटाबेस लैंडस्केप तक के सफर को डिकोड करेंगे। ये सफर सिर्फ मशीनों का नहीं, बल्कि हमारे और आपके इनोवेशन की कहानी है। तो इस सफर का नक्शा कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हम देखेंगे वो 3 क्रांतियां, फिर एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल का दिलचस्प मुकाबला, उसके बाद माईएसक्यूएल और मरियाडीबी का वो मशहूर स्प्लिट, फिर 2026 के टॉप डेटाबेस कौन से हैं, और लास्ट में आपके प्रोजेक्ट के लिए एक परफेक्ट डेटाबेस कैसे चुने। तो चलिए सीधे जंप करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं भाग 1 से 3 डेटाबेस क्रांतियां। डेटाबेस का एवोल्यूशन ना सच में बहुत तेज रहा है। जरा सोचिए, 1950 से 1972 का वो प्री रिलेशनल एरा। तब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक टेप और डिस्क का इस्तेमाल बस शुरू ही हुआ था। उस वक्त डेटा ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। फिर एंट्री होती है रिलेशनल सुप्रीमेसी की, 1972 से 2005 तक। टेबल्स, रोज, कॉलम्स, इस स्ट्रक्चर ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। लेकिन फिर 2005 के बाद गेम पूरी तरह पलट गया। इंटरनेट फटा और 2015 तक नेक्स्ट जनरेशन वेब स्केल डेटाबेस का जन्म हुआ, क्योंकि पुरानी तकनीकें इस नए ग्लोबल डेटा की सुनामी को झेल ही नहीं पा रही थीं। और ये चीज बिल्कुल साफ है कि हर नई डेटाबेस क्रांति किसी न किसी बड़ी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट का सीधा जवाब थी। जैसे पहली क्रांति तब आई जब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का दौर था, दूसरी आई क्लाइंट सर्वर और शुरुआती इंटरनेट के टाइम पर। लेकिन ये जो तीसरा प्लेटफॉर्म है ना, ये पूरी तरह से क्लाउड, सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है। इस प्लेटफॉर्म ने डेटा का इतना बड़ा तूफान ला दिया जिसे पुराने सिस्टम्स किसी भी हालत में नहीं संभाल सकते थे। तो एक नए आर्किटेक्चर की सख्त जरूरत आन पड़ी। अब इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से निकलकर टेक दुनिया के सबसे चर्चित और शायद सबसे ज्यादा बहस वाले टॉपिक पर आते हैं। भाग 2, एसक्यूएल बनाम नो एसक्यूएल। और ये हिस्सा ना दोनों के बीच के असली फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। देखिए, एक तरफ आपका एसक्यूएल है जो वर्टिकल स्केलिंग और सख्त एसिड कंप्लायंस की गारंटी देता है। एसिड मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। आसान भाषा में कहें तो आपका डेटा हर हाल में 100% सटीक और सुरक्षित रहेगा। और दूसरी तरफ है नो एसक्यूएल, जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और बेस इवेंचुअल कंसिस्टेंसी पर खेलता है। इसका मतलब है कि सिस्टम हमेशा अप रहेगा, भले ही डेटा को पूरे सिस्टम में सिंक होने में कुछ मिलीसेकंड्स लग जाएं। ये थोड़ी सी छूट ना बड़े वेब एप्लीकेशंस को असीम रूप से फैलने की सुपर पावर दे देती है। जब इंटरनेट ने पुराने क्लाइंट सर्वर मॉडल की दीवारें तोड़ी तो हमें एक नया समाधान चाहिए था। यहाँ इस तुलना को देखिए। एसक्यूएल का स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होता है, डेटा एकदम सलीके से केबल्स में रहता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए एकदम परफेक्ट। लेकिन जब दुनिया भर के लाखों यूजर्स एक साथ डेटा जनरेट कर रहे हों, तब सिर्फ एक सर्वर की रैम या स्टोरेज बढ़ाना यानी वर्टिकल स्केलिंग करना काफी नहीं होता। एक मशीन की लिमिट तो आएगी ना। यहीं पर नो एसक्यूएल ने गेम चेंज कर दिया। बिना किसी सख्त ढांचे के डेटा को एक साथ हजारों छोटे सर्वर्स में बांटना शुरू किया। इसे ही हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं। अब नो एसक्यूएल की भी अपनी एक पूरी फैमिली है। चलिए तेजी से इन्हें देखते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डेटाबेस। ये आपके डेटा को जेसन या एक्सएमएल जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में स्टोर करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसका लचीलापन। कोई फिक्स ढांचा नहीं। आज डेटा कुछ है, कल कुछ और। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स या फिर तेजी से प्रोटोटाइप बनाने वाले डेवलपर्स के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। दूसरी कैटेगरी आती है की वैल्यू स्टोर्स की। इसे आप एक विशाल डिक्शनरी की तरह समझ सकते हैं, जहां हर इंफॉर्मेशन एक खास की से लॉक होती है। अब आप पूछेंगे इसमें खास क्या है? इसकी स्पीड, लिटरली अनबिलीवेबल स्पीड। गेमिंग या वेब एप्लीकेशंस में जब आपको कैचिंग या सेशन मैनेजमेंट के लिए 1 मिलीसेकंड से भी कम में डेटा चाहिए होता है ना, तो बस यही काम आता है। और नो सीक्वल के इस क्विक टूर को खत्म करते हैं ग्राफ डेटाबेस के साथ। ये रोज और कॉलम्स में नहीं सोचता, ये रिश्तों में सोचता है, नोड्स और एजेस के जरिए। जैसे सोशल मीडिया पर ये इंसान उस इंसान को कैसे जानता है, या ई कॉमर्स साइट्स पर जो आपको बेहतरीन रिकमेंडेशंस मिलती है ना, वो सब इसी का कमाल है। इसके बिना वो चुटकियों में ऐसे कनेक्शंस ढूंढना लगभग नामुमकिन था। खैर,
थ्योरी से थोड़ा बाहर आते हैं। चलिए भाग 3 पर चलते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प रियल वर्ल्ड कहानी देखते हैं, MySQL और MariaDB का ऐतिहासिक विभाजन। साल 2009 जब टेक जायंट ओरेकल ने सन माइक्रोसिस्टम्स को एक्वायर किया, तो जाहिर है MySQL भी उनके कंट्रोल में आ गया। इस मूव को देखते हुए MySQL के ओरिजिनल क्रिएटर मॉन्टी विडेनियस ने MariaDB को फॉर्क कर दिया। उनका विजन बहुत क्लियर था। वो चाहते थे कि कम्युनिटी के हाथों में एक ओपन सोर्स वर्जन हमेशा रहे, जिस पर किसी एक कॉर्पोरेट का पूरा कंट्रोल ना हो। और देखिए, इस एक फैसले ने तकनीकी दुनिया में विकास के 2 अलग-अलग रास्तों को खोल दिया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो एंटरप्राइज लेवल फीचर्स MySQL एक भारी भरकम फीस के पीछे छिपाकर रखता है, वही फीचर्स MariaDB अपने कम्युनिटी एडिशन में बिल्कुल फ्री देता है। उदाहरण के लिए, भारी ट्रैफिक को संभालने वाला थ्रेड पूल ले लीजिए, या फिर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी ऑडिट प्लगइन। ये दोनों MariaDB में मुफ्त हैं। यहाँ तक कि बेहतरीन क्लस्टरिंग के लिए मशहूर गैलेरा क्लस्टर भी इसमें आपको बिना किसी कीमत के मिल जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि MariaDB बस MySQL का एक ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट है। 2026 में आकर बिल्कुल नहीं। इनके बीच के तकनीकी फासले अब काफ़ी बढ़ चुके हैं। जैसे MySQL नेटिव JSON बाइनरी फॉर्मेट यूज़ करता है, जबकि MariaDB उसे लॉन्ग टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता है। इसके अलावा सिस्टम वर्जन टेबल्स और सीक्वेंसेस जैसी चीज़ें MariaDB को काफ़ी अलग बनाती हैं। तो अब आप इन्हें एक दूसरे का एकदम जुड़वा नहीं मान सकते। ओके, अब ज़रा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि आज डेवलपर्स असल में क्या यूज़ कर रहे हैं। भाग 4, 2026 के टॉप डेटाबेस। आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं? NoSQL और इतने सारे नए-नए टेक बज़वर्ड्स के बावजूद आज भी 68%, जी हाँ 68% डेवलपर्स अभी भी अपने मेन प्रोजेक्ट्स के लिए SQL डेटाबेस पर ही रिलाई करते हैं। मतलब सोचिए, 1970 में एडगर कॉर्ड ने जो रिलेशनल मॉडल बनाया था, वो आज भी कितना सॉलिड है। दशकों बाद भी स्ट्रक्चर्ड डेटा का कोई मजबूत विकल्प नहीं है। और अगर 2026 के लीडर्स की बात करें ना, तो एडवांस्ड रिलेशनल कामों के लिए पोस्टग्रेस राज कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स के लिए MongoDB फेवरेट है। क्लाउड डेटा वेयरहाउसिंग में स्नोफ्लेक का दबदबा है। और इन मेमोरी स्पीड के लिए रेडिस चैंपियन है। सच कहूं तो आज कोई एक सिंगल डेटाबेस सारा काम नहीं करता। डेवलपर्स अब पॉलीग्लॉट परसिस्टेंस फॉलो करते हैं। मतलब एक ही प्रोजेक्ट में अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग डेटाबेस। बिल्कुल एक टूल बॉक्स की तरह, जहां हर काम के लिए एक परफेक्ट औजार होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो अपने लिए एक परफेक्ट डेटाबेस चुने कैसे? भाग 5, सही डेटाबेस चुनना। चलिए इस मैप की तरफ चलते हैं। ये विच DB डिसीजन माइंड मैप ना इस पूरी उलझन को एकदम साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि आपकी चॉइस पूरी तरह से आपके डेटा के फॉर्मेट, आपको कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए और प्रोसेसिंग की डिमांड्स क्या है, इन बातों पर टिकी होती है। ये एक ऐसा शानदार विजुअल फ्रेमवर्क है जो हर टेक प्रोफेशनल के पास होना ही चाहिए। तो अगली बार डेटाबेस चुनते वक्त इन 4 स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। स्टेप 1, अपने डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझिए। क्या वो स्ट्रक्चर्ड है या भविष्य में बदलेगा? स्टेप 2, अपनी कंसिस्टेंसी की ज़रूरतें तय कीजिए। क्या बैंकिंग ऐप की तरह हर मिलीसेकंड में सटीक डेटा चाहिए या थोड़ा डिले चल सकता है? स्टेप 3, अपने स्केल का अंदाज़ा लगाइए। भविष्य में ट्रैफिक कितना बढ़ेगा? और स्टेप 4, अपने क्वेरी पैटर्न्स को देखिए। सिस्टम रीड ज़्यादा करेगा या राइट? देखिए, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग बस ट्रेंड के पीछे भागकर कोई डेटाबेस चुन लेते हैं। प्लीज़ ऐसा करने से बचें। तो इस पूरी चर्चा का क्रक्स ये है कि तकनीक कभी एक जगह रुकती नहीं है। अब जरा न्यू SQL को ही ले लीजिए। ये प्लेटफॉर्म्स SQL की उस रॉक सॉलिड एसिड सिक्योरिटी को NoSQL की उस विशाल हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी के साथ ब्लेंड कर रहे हैं। मतलब दोनों दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन एक ही जगह पर देने की कोशिश। तो अब इस सफर को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आज AI मॉडल्स को डेटा के बीच बिल्कुल नए तरीके के रिश्ते समझने की जरूरत पड़ रही है। तो क्या वेक्टर डेटाबेस के रूप में हम चौथी बड़ी डेटाबेस क्रांति की कगार पर खड़े हैं? ये एक ऐसा रोमांचक सवाल है जो तय करेगा कि आने वाले कल का टेक कैसा होगा। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।